नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुड़िया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जियोग्राफी के क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी एग्जाम्स में जियोग्राफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम्स में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें भी जियोग्राफी क्वेश्चन है ये पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो दोस्तों, आज के जियोग्राफी क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। यानी मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, यानी जो भटकेगा, जो मेहनत करेगा उसे मंजिल अवश्य मिलेगी। और जो लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते, जो मेहनत नहीं करते, उनको मेहनत यानी बगैर मेहनत के मंजिल नहीं मिलने वाली। यानी मेहनत करने से मंजिल अवश्य मिलेगी। तो मेहनत करते रहिए और सफलता है वो आपको अवश्य मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जियोग्राफी क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम भारत के अंदर नहीं है। तो दोस्तों, इसका उद्गम ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ये हिमालय के उत्तर में, तिब्बत के पुरंग जिले में, हिमालय के उत्तर में स्थित तिब्बत के अंदर पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। हिमालय के उत्तर में जो तिब्बत है, तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम होता है। और बात करें तो वहाँ इसे, जहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, वहाँ इस नदी को यरलुड तसड़पो, यरलुड तसड़पो नदी के नाम से इसे जाना जाता है। जहाँ पे इस नदी का उद्गम होता है वहाँ पर यरलुड तसड़पो नदी के नाम से इसे जाना जाता है। और बात करें तिब्बत, तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में बहते हुए भारत के अरुणाचल राज्य है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। और दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के अंदर जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और जो यह नदी है ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। और दोस्तों, नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और नर्मदा नदी भारत में बहने वाली तीसरी लंबी नदी है। और जो नर्मदा नदी है इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ ले मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। और भारत में बहने वाली तीसरी लंबी नदी कौन सी है, तो ये भी नर्मदा नदी है। और बात करें नर्मदा नदी की लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर ये नर्मदा नदी की लंबाई है। और नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। और दोस्तों, घाघरा नदी को कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी को कर्णाली नदी के भी नाम से जाना जाता है। और बात करें घाघरा नदी, तो दोस्तों घाघरा नदी
तिब्बत नेपाल और भारत में बहने वाली एक नदी है। तिब्बत भारत और नेपाल में बहने वाली नदी है। और घाघरा नदी है ये तिब्बत के पास मानसरोवर झील से निकलती है। और बात करें घाघरा नदी की लंबाई की तो दोस्तों इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर है। और घाघरा नदी है यह गंगा नदी की उपनदी है। गंगा नदी की उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन भूमि बंधित नदी है? कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लूनी नदी। लूनी नदी है दोस्तों ये एक भूमि बंधित नदी है। और लूनी नदी अजमेर में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ करण यानी गुजरात में जाकर मिलती है। अजमेर में अरावली की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात के कच्छ की जो खाड़ी है इसमें जाकर मिलती है। और बात करें लूनी नदी की तो दोस्तों जो लूनी नदी है इसका जल पहाड़ी क्षेत्र के अंदर मीठा है और निचले क्षेत्र में जाते ही इसका जल खारा हो जाता है। अगर पूछ ले कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल पहाड़ी क्षेत्र में मीठा व निचले क्षेत्र में खारा है तो जो लूनी नदी है इसका पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जल है ये मीठा और निचले क्षेत्रों में खारा है। और बात करें लूनी नदी की लंबाई की तो दोस्तों इसकी लंबाई 495 किलोमीटर 495 किलोमीटर ये लूनी नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों लूनी नदी तो दोस्तों लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी के बाढ़ क्षेत्र को जालौर में रेल या नेड़ा के नाम से जाना जाता है। जो लूनी नदी है इसके बाढ़ क्षेत्र जो जालौर के अंदर बाढ़ आती है तो जालौर में इसे रेल या नेड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक लेगून झील नहीं है? निम्न में से कौन सी एक लेगून झील नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील है यह एक लेगून झील नहीं है। और दोस्तों अष्टमुदी झील है यह केरल राज्य में अष्टमुदी झील केरल राज्य में स्थित है। और यह 8 इसका आकार 8 भुजाओं वाला है। अष्टमुदी झील का आकार 8 भुजाओं वाला है इसलिए इसे अष्टमुदी झील के नाम से जाना जाता है। और बात करें अष्टमुदी झील के क्षेत्रफल की तो दोस्तों अष्टमुदी झील का क्षेत्रफल है 61.4 वर्ग किलोमीटर। 61.4 वर्ग किलोमीटर ये अष्टमुदी झील का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सागर नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा? निम्न में से कौन सा नगर है ये किसी नदी के तट पर नहीं बसा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, भोपाल। भोपाल है ये किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। और बात करें तो भोपाल है ये मध्य प्रदेश की कैपिटल है। और भोपाल को राजभोज की नगरी एवं झीलों की नगरी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल को राजभोज की नगरी एवं मध्य प्रदेश को जो मध्य प्रदेश का भोपाल है इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। और बात करें तो हाल ही में जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है इसने अपना दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है ये भोपाल को स्थापित किया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने अपना दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है ये भोपाल को स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। गंगा नदी के किनारे सबसे स्थित बड़ा शहर है तो इसका राइट आंसर होगा ए, कानपुर। जो कानपुर है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है सबसे बड़ा शहर है। और कानपुर है ये उत्तर प्रदेश जो राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित शहर है। और बात करें कानपुर तो दोस्तों कानपुर है ये चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, दिल्ली। दिल्ली है यह गंगा के तट पर नहीं बसा है। और बात करें दिल्ली तो दिल्ली दोस्तों जो यमुना नदी है यमुना
नदी, तो यमुना नदी के तट पर दिल्ली है ये बसा हुआ है। और दिल्ली यह भारत की राजधानी एवं केंद्र शासित प्रदेश है। जो दिल्ली है यह भारत की राजधानी एवं केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ब्राह्मणी नदी। जो स्टील सिटी राउरकेला है ये ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। और बात करें स्टील सिटी राउरकेला की, तो दोस्तों यह उड़ीसा राज्य के पश्चिमोत्तरी कोने में स्थित है। जो स्टील सिटी राउरकेला है ये उड़ीसा राज्य के पश्चिम एवं उत्तर के कोने में स्थित है। और दोस्तों बात करें ब्राह्मणी नदी की, तो ब्राह्मणी नदी यह उड़ीसा राज्य में बहने वाली एक ऋतु निर्भर नदी है। उड़ीसा राज्य में बहने वाली एक ऋतु निर्भर नदी है, क्योंकि यह वर्ष में कुछ ही महीने बहती है। और बात करें ब्राह्मणी नदी की उद्गम की, तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम शंख नदी एवं दक्षिणी कोयल नदी के संगम से होता है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम शंख नदी एवं दक्षिणी कोयल नदी है इसके संगम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर है ये स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली ये तमिलनाडु का एक शहर है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का एक शहर है और यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। और बात करें तिरुचिरापल्ली, तो दोस्तों यह हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध स्थान है। और दोस्तों जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में बहने वाली सदानीरा नदी है। कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में बहने वाली नदी है। और बात करें कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी है इसकी लंबाई 800 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। और दोस्तों कावेरी नदी विवाद है ये तमिलनाडु एवं मध्य प्रदेश के मध्य चल रहा है। तो पूछ ले कि अगर कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य चल रहा है, तो जो कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य है इनके मध्य कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तराखंड। जो टिहरी बांध है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। उत्तराखंड के टिहरी जिले के अंदर टिहरी बांध स्थित है। और टिहरी बांध को दोस्तों स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से टिहरी बांध को जाना जाता है। और दोस्तों यह बांध भागीरथी तथा जो बिलांगना नदी है, भागीरथी तथा बिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। और बात करें टिहरी बांध के क्षेत्रफल की, तो जो टिहरी बांध है इसका क्षेत्रफल है 52 वर्ग किलोमीटर। 52 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोयना बांध स्थित है। कोयना बांध स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, महाराष्ट्र में। दोस्तों जो कोयना बांध है ये महाराष्ट्र राज्य में सतारा जिले में स्थित है। कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के अंदर स्थित है और यह कोयना नदी पर बना हुआ है। कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में कोयना नदी पर बना हुआ है। और बात करें कोयना बांध के सतह क्षेत्रफल की, तो दोस्तों कोयना बांध की सतह जो क्षेत्रफल है ये 891.78 वर्ग किलोमीटर। 891.78 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर ये इसका सतही क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कृष्णा नदी। यानी जो कृष्णा नदी है इस पर अलमाटी बांध बना हुआ है। और दोस्तों अलमाटी बांध की बात करें तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और अलमाटी बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। अलमाटी बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है?
हीराकुंड बांध है ये किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। और दोस्तों बात करें हीराकुंड बांध की तो यह है महानदी पर है, ओडिशा राज्य में स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है। और हीराकुंड बांध है ये 1957 यानी 1957 ईस्वी के अंदर निर्मित, 1957 ईस्वी में ये निर्मित किया गया था। और जो हीराकुंड बांध है यह संसार का सबसे लंबा एवं सबसे बड़ा बांध है। अगर पूछ लिया जाए कि संसार का सबसे लंबा बांध है वह बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है, ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है और 1957 में इसका निर्माण हुआ था और यह संसार का सबसे बड़ा व लंबा बांध है। और बात करें इसकी लंबाई की दोस्तों, तो इस बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर यानी 25.8 किलोमीटर ये इस बांध की लंबाई है। और दोस्तों हीराकुंड बांध के पीछे एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय बना हुआ है। हीराकुंड बांध के पीछे एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, रावी नदी पर। थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। और थीन बांध है यह पंजाब व जम्मू कश्मीर की, पंजाब व जम्मू कश्मीर की जो सीमा है, जो बॉर्डर है, इसके पठानकोट जो जिला है, पंजाब व जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है, पठानकोट जिले के अंदर है जो थीन बांध है ये रावी नदी पर स्थित है। और इस बांध का निर्माण की बात करें तो 1999 के अंदर 1999 ईस्वी के अंदर इस बांध का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों थीन बांध को रणजीत सागर बांध भी कहते हैं, थीन बांध को रणजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी है ये किस शहर के किनारे बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अहमदाबाद। साबरमती नदी है ये अहमदाबाद है यानी अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है। और अहमदाबाद यानी अहमदाबाद के शहर के किनारे जो है साबरमती नदी बहती है। और बात करें साबरमती नदी गुजरात राज्य में बहती है और इसके तट पर अहमदाबाद व गांधी नगर स्थित है। साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद व गांधी नगर ये दोनों स्थित है। और साबरमती नदी का उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम उदयपुर में अरावली पर्वत से होता है। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर में अरावली पर्वत से होता है। और साबरमती नदी की लंबाई की बात करें तो दोस्तों साबरमती नदी की लंबाई 371 किलोमीटर है, 371 किलोमीटर ये साबरमती नदी की लंबाई है। और साबरमती नदी उदयपुर के अरावली पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील किस राज्य में है? विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील जो सांबर है ये किस जिले में स्थित है या किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राजस्थान यानी राजस्थान राज्य के जो जयपुर जिला है, राजस्थान के जयपुर जिले में सांबर झील है यह स्थित है। और दोस्तों यह समुद्र तल से 1200 फीट की ऊंचाई पर है। समुद्र तल से अगर ऊंचाई पूछ ले इसकी तो इसकी समुद्र तल से 1200 फीट ऊंचाई है। और दोस्तों यह यानी सांबर झील के अंदर खारी व खंडेला, रूपनगढ़, खारी, खंडेला व मेंथा ये 4 नदियां हैं ये आकर गिरती है। सांबर झील के अंदर रूपनगढ़, खारी, खंडेला और मेंथा 4 नदियां आकर मिलती है। और दोस्तों इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। सांबर झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। और इस झील का क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 190 से 230 वर्ग किलोमीटर ये इसका सतही क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कावेरी नदी
यानी मेटूर बांध है, ये कावेरी नदी पर बांधा गया है। और दोस्तों बात करें मेटूर बांध की तो यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। मेटूर बांध है तमिलनाडु, जो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा बांध है। और मेटूर बांध की बात करें तो इसका निर्माण 1934 यानी 1934 में इस बांध को बनवाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ए, सरवती। सरवती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। और जोग जलप्रपात ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में सरवती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। और दोस्तों यानी जोग जलप्रपात को जेरसपा भी कहते हैं, जेरसपा के नाम से इसे जाना जाता है। और जोग जलप्रपात की ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों जोग जलप्रपात की ऊंचाई 253 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। और शिव समुद्रम जलप्रपात की स्थापना की बात करें तो 1902 ईस्वी के अंदर 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों जो शिव समुद्र जलप्रपात है इस पर स्थापित जल विद्युत ग्रह है, ये एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है। यानी शिव समुद्रम जो जलप्रपात है इस पे एक जल विद्युत ग्रह बना हुआ है। और यह जल विद्युत ग्रह एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है। अगर पूछ लिया जाए कि एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह किस जलप्रपात पर बना हुआ है तो यह कावेरी नदी के तट पर जो शिव समुद्रम जलप्रपात है इस पर एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह बना हुआ है। और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 98 मीटर यानी 98 मीटर इस जलप्रपात की ऊंचाई है ये। और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? तो राइट आंसर होगा सी, टोंस नदी। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर बना हुआ है। और टोंस नदी को दोस्तों तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। टोंस नदी को तमसा नदी के नाम से जाना जाता है। और बिहार जलप्रपात बिहार जिले में टोंस नदी पर स्थित है। और बात करें यानी टोंस नदी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है। टोंस नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक मुख्य नदी है। और टोंस नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 265 किलोमीटर 265 किलोमीटर ये टोंस नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ए, बेलगांव। बेलगांव है ये कर्नाटक का एक जिला है। कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले के अंदर गोकक प्रताप है ये स्थित है। और बात करें गोकक प्रताप की तो यह घाटप्रभा नदी के समीप स्थित है। घाटप्रभा नदी के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, हरिके बांध से। इंदिरा गांधी नहर हरिके बांध से निकलती है। और दोस्तों हरिके बांध से यह यानी इंदिरा गांधी नहर सतलज एवं व्यास नदियों के संगम से, सतलज एवं जो व्यास नदी है इन दो नदियों के संगम से हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और इंदिरा गांधी नहर पंजाब व राजस्थान में पानी की आपूर्ति करती है। पंजाब व राजस्थान में पानी की आपूर्ति करती है। और दोस्तों पंजाब राज्य के अंदर इंदिरा गांधी नहर की लंबाई 169 किलोमीटर यानी 169 किलोमीटर पंजाब के अंदर इसकी लंबाई है। और राजस्थान में 470 किलोमीटर ये पंजाब के अंदर है। और ये राजस्थान यानी पंजाब के अंदर 169 किलोमीटर है और राजस्थान के अंदर 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर को दोस्तों राज किनाल के नाम से जाना जाता है, राज किनाल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इस नदी का पुनः उद्घाटन 31 मार्च 1958 ईस्वी को किया गया था। यानी इंदिरा गांधी नहर का पुनः उद्घाटन 31 मार्च 1958 ईस्वी को किया गया था। और 2 नवंबर 1984 को 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया। अगर पूछ ले कि जो राजस्थान नहर है, यानी इसका पूरा नाम है राजस्थान नहर है, कि राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब रखा गया, तो 2 नवंबर 1984 ईस्वी को इस नहर का नाम है ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया था। और दोस्तों बात करें इंदिरा गांधी नहर की, तो राजस्थान में यह उत्तर पश्चिम भाग में बहती है, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर यह बहती है। और दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ ले राजस्थान की मरुगंगा के नाम से किस नहर को जाना जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। और इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई की बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई यानी इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर इस नहर की कुल लंबाई है। और इंदिरा गांधी नहर है यह भारत की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी भारत की सबसे लंबी नहर है। तो दोस्तों ये इतनी जानकारी है ये इंदिरा गांधी नहर के बारे में आपको मिलती है, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है, तो राइट आंसर होगा बी, यानी सतलज नदी थे। सतलज वह जो व्यास नदी है, सतलज एवं व्यास नदी, इन दो नदियों से इंदिरा गांधी नहर को जल की आपूर्ति होती है। इन दो नदियों से ये जल मिलता है। और दोस्तों बात करें सतलज नदी की, तो दोस्तों सतलज नदी को पौराणिक नाम यानी प्राचीन नाम है सतुर्दी नदी है। सतलज नदी का प्राचीन नाम है सतुर्दी नदी है। सतुर्दी नदी के नाम से इस नदी को जाना जाता है। और बात करें सतलज नदी की लंबाई की, तो दोस्तों इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। और सतलज नदी है यह तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस्थल से निकलती है। सतलज नदी का उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस्थल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है, त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, गंडक नदी। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है। और त्रिवेणी नहर है यह बिहार राज्य में बहती है, बिहार राज्य में बहती है। और त्रिवेणी नहर की बात करें तो यह 1909 ईस्वी के अंदर 1909 ईस्वी में इस नहर को प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों बात करें गंडक नदी की, तो यह नेपाल और बिहार में बहने वाली नदी है, नेपाल एवं बिहार में बहने वाली नदी है। और गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, इसे नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। और इसकी लंबाई 1310 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई 1310 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, गंडक नदी से। सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। और सारण सिंचाई नहर बिहार के सारण जिले में, बिहार के सारण जिले के समीप गंडक नदी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती, कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, नेत्रावती नदी। नेत्रावती नदी है ये पश्चिम की ओर नहीं बहती है। और बात करें नेत्रावती नदी की, तो यह कर्नाटक राज्य में बहने वाली नदी है, कर्नाटक राज्य में बहने वाली नदी है। और यह नदी है अरब सागर में जाकर मिलती है, यह अरब सागर में जाकर मिलती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो नेत्रावती नदी की लंबाई 106 किलोमीटर है,
6 किलोमीटर है। ये नेत्रावती नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है बी, सिंधु नदी। पंजाब के निर्माण में सिंधु नदी का महत्वपूर्ण योगदान है। और बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक नदी है। और सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा से होता है। उद्गम है ये तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा है, इससे सिंधु नदी का उद्गम होता है। और सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो 3610 किलोमीटर, 3610 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। और सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और पाकिस्तान के अंदर इसे राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है ये सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और नर्मदा नदी भारत के अंदर बहने वाली तीसरी लंबी नदी है और यह खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कच्छ का रण गुजरात, यानी गुजरात के कच्छ के रण के ऊपर कोरी निवेशिका है ये स्थित है। और बात करें तो कोरी निवेशिका है यह एक ज्वारीय संकरी खाड़ी है, कोरी निवेशिका ज्वारीय संकरी खाड़ी है और यह गुजरात के कच्छ के रण पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पनियान तथा इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? पनियान तथा इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। यानी पनियान तथा इरुला जनजातियां हैं ये तमिलनाडु में निवास करती है। और बात करें इरुला जनजाति तो यह भारत के कुछ क्षेत्रों में इस जनजाति को कालबेलिया प्रजाति के नाम से जाना जाता है। इरुला जो जनजाति है इसे भारत के कुछ हिस्सों में कालबेलिया प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? दफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। यानी दफला तथा सिंहपो जनजातियां अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है? लेप्चा तथा भूटिया जनजाति है इनका निवास क्षेत्र कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ए, सिक्किम। जो सिक्किम है सिक्किम के अंदर लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र है। और दोस्तों लेप्चा को रोंग जाति के नाम से भी जाना जाता है, लेप्चा जनजाति को रोंग जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, राजस्थान। यानी आदिवासी समूह जो सहरिया है इसका संबंध राजस्थान राज्य से है। और जो सहरिया समूह है ये राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। 12 जिले में जो है सहरिया जनजाति है ये पाई जाती है। और बात करें तो यह मध्य प्रदेश के जो मध्य भारत के पठार में निवास करती है। यानी मध्य प्रदेश के अंदर और भारत के मध्य पठार के अंदर जो है ये निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्न में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, डोगरी। डोगरी है, ये राजस्थान की जनजाति नहीं है। और डोगरी जनजाति दक्षिणी पीर पंजाल जो क्षेत्र है, दक्षिणी पीर पंजाल क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, झारखंड में। मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। और मुंडा जनजाति है, ये झारखंड के अंदर है, यानी जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर में निवास करती है। और मुंडा जनजाति है, ये बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में भी निवास करती है। मुख्यतः झारखंड राज्य में निवास करती है। और झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में भी मुंडा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मणिपुर में। मणिपुर के अंदर कुकी जनजाति का लोग रहते हैं। और इस जनजाति को वनवासी जनजाति के नाम से जाना जाता है। कुकी जनजाति को वनवासी जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? गारो, खासी, जयंतिया किस राज्य में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मेघालय में। यानी जो गारो, खासी, जयंतिया जनजाति है, ये मेघालय राज्य में निवास करती है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवो जनजाति का निवास क्षेत्र है, आवो जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा असम से। यानी आवो जनजाति है, ये असम राज्य के अंदर निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में द्वितीय अधिकतम जनजाति आबादी है, भारत में द्वितीय यानी दूसरी अधिकतम जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भील जनजाति। ये भारत के अंदर निवास करने वाली दूसरी अधिक जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति है, यह मौसमी जनजाति है। और भोटिया जनजाति यह अर्धघुमतू जनजाति है। भोटिया जनजाति अर्धघुमतू जनजाति है। और इस जनजाति को खस राजपूत के नाम से भी जाना जाता है। खस राजपूत के नाम से भोटिया जो जनजाति है, इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? चेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर चेंचू जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, झारखंड। ओरांव जनजाति का संबंध झारखंड राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति है, ये कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नीलगिरी पहाड़ियों में। दोस्तों, जो टोडा जनजाति है, इसका निवास स्थान है ये नीलगिरी के पहाड़ियों में है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति है, ये मुख्य तौर से पाई जाती है। तो दोस्तों, आज हमने इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।